नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज एक अलग टॉपिक जिसमें अपन बात करेंगे किसके बारे में, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपके सिलेबस के अंदर देखो, आपके सिलेबस के अंदर सीधा जो पॉइंट दिया है, सिलेबस का जो पॉइंट दिया है उससे बाहर अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। और मेरा काम है आपके सिलेबस का, आपके नोट्स पढ़ने के बाद में और आपकी जो किताब वगैरह जो भी आपके पास है उसको पढ़ने के बाद में मेरे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करवाना, यूट्यूब पर एक छोटे छोटे वीडियो डालकर रिवाइज़ करवाना। तो सिलेबस के अंदर जो आपका सिलेबस है वहाँ पर लिखा हुआ है सेल साइकिल। क्या लिखा हुआ है? सेल साइकिल। दूसरा टॉपिक दिया हुआ है माइटोसिस और तीसरा टॉपिक दिया है मियोसिस। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेशन, मतलब कोशिका चक्र, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और उसके संकेत या उसकी विशेषताएं जो भी होती है वो इसके अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी एक विशेष कोशिका होती है, उसका एक विशेष जीवन चक्र होता है। कोई भी कोशिका होगी उसका एक विशेष चक्र होता है। और सर्वप्रथम कोशिका चक्र के बारे में जानकारी किसने दी थी? हावर्ड और पेल्क ने। कब? 1953 के अंदर किसने? हावर्ड और पेल्क ने एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका चक्र की क्या की थी? कोशिका चक्र का सर्वप्रथम कोशिका चक्र की घटनाओं का वर्णन किया था। किसने किया था? हावर्ड और पेल्क ने सबसे पहले यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका चक्र की जो घटनाएं होती है, विशेष घटनाएं होती है, उनका वर्णन करने का कार्य किसने किया था? हावर्ड और पेल्क ने किया था। तो ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके थे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका। तो वो कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल लाइनेज थ्योरी दी थी। और उन्होंने कहा था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। विभाजन पहले से उपस्थित कोशिका है या जो पहले से प्रेजेंट कोशिका है उनमें डिवीज़न होगा और उन डिवीज़न की वजह से क्या होगा? नई सेल का निर्माण होता है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है। ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ये कथन इनका याद रखना, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनका सेंटेंस भी बताया हुआ है कि ये कथन किसका है या ये सेंटेंस किसका है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो ये रुडोल्फ विर्चो का है। कोशिका सिद्धांत का इन्होंने क्या किया था? रूपांतरण किया था। उसके बाद कोशिका चक्र वाला मैंने आपको बता दिया है। और फिर आगे बात करते हैं कि कोशिका चक्र 2 चरणों में पूर्ण होता है। कोशिका चक्र कितने चरणों में पूरा होता है? 2 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में होता है। पहला जो स्टेज होती है उसको कहते हैं इंटरफेज। ये उपापचय सक्रिय अवस्था होती है, विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है और इसमें मनुष्य में लगभग 25 घंटे में ये इंटरफेज पूरी हो जाती है। इंटरफेज को 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। वापस इंटरफेज 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। जीवन स्टेज या पोस्ट माइटोटिक स्टेज कहते हैं, पूर्व डीएनए संश्लेषित अवस्था भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? G1 स्टेज को क्या कहा जाता है? जीवन स्टेज या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, पूर्व डीएनए संश्लेषित अवस्था भी इसको कहा जाता। इस अवस्था के अंदर या इस स्टेज के क्या क्या लक्षण होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसका जो समय काल होता है या टाइम पीरियड होता है इसका, वो 10 से 12 घंटे चलता है। इसके अंदर आरआरएनए और एमआरएनए और राइबोसोम वो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो क्या क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उपापचय दर यहाँ पर बहुत अधिक होती है। कोशिकाएँ विभेदित होती है। एंजाइम, एटीपी, नाइट्रोजनी सार का संश्लेषण होता है। कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबी तथा भिन्नात्मक अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है एंजाइम, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड आदि का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? G1 स्टेज के अंदर होता है। और यह क्या है? आपके क्या देते हैं कि ये सबसे लंबी और भिन्नात्मक अवस्था होती है G1 स्टेज, जिसको पूर्व संश्लेषित डीएनए अवस्था भी कहते हैं, पूर्व डीएनए संश्लेषित अवस्था भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आता है एसवेस,
एस फेज आता है, जिसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, या इसको कहा जाता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण भी होता है। तो वो इस स्टेज के क्या क्या मुख्य लक्षण है कि इसके अंदर एक तो आपको ध्यान रखना है कि इस एस जो फेज होती है उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए संश्लेषण की अवस्था भी कहते हैं। डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन का असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अवस्था में, कोशिका की कौन से स्टेज में अतिरिक्त हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। वो अतिरिक्त हिस्टोन प्रोटीन कहाँ से बनेगा, एस फेज में बनता है, सिंथेटिक फेज के अंदर बनता है। डीएनए रेप्लिकेशन 2C से 4C, मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है 2C से 4C डीएनए कब बनता है, सिंथेटिक स्टेज के अंदर बनता है। गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तारक केंद्रों का सेंट्रियोल होता है, उनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणन होता है। हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है उसका संश्लेषण होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक में यहाँ पर यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की तुलना में इस स्टेज के अंदर जो यू क्रोमेटिन का संश्लेषण होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रख देना है। यहाँ पर क्रोमेटिन का निर्माण होता है। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी अवस्था के अंदर होता है और यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। इस अवस्था के अंदर लगभग 7 से लेकर 9 घंटे का टाइम लगता है, ये आपको याद रखना है। फिर आती है G2 फेज़ या प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं। वो क्या था, इसको प्री माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। यहाँ पर कोशिका की वृद्धि भी हो जाती है। लगभग 4 से 10 घंटे लगते हैं, 4 घंटे यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर आरएनए, प्रोटीन वगैरह संश्लेषण जारी रहता है। डीएनए का संश्लेषण यहाँ पर रुक जाएगा। तो कौन सी अवस्था है जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण तो कंटिन्यू रहता है, लेकिन डीएनए का जो सिंथेसिस है वो रुक जाता है। यहाँ पर ट्यूबिलिन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। ट्यूबिलिन एक प्रोटीन है, वहाँ पर उसका संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत हो जाती है। फिर यहाँ पर ट्यूबिलिन प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबिलिन प्रोटीन का संश्लेषण G2 के अंदर होता है। गुणसूत्रीय स्खनन कारक, यहाँ पर गुणसूत्रीय स्खनन कारक फैक्टर भी बन जाते हैं। आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एटीपी अणु का संश्लेषण, डीएनए, क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत भी हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड का द्विगुणन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड मतलब जो लवक होते हैं उनका डुप्लीकेशन किस अवस्था के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। G2 फेज़ के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन, द्विगुणन होता है, वो किस अवस्था के अंदर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन सी अवस्था होती है, कौन सा स्टेज होती है, G2 फेज़ होती है या फिर प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं जिसको वो होती है। फिर आती है M फेज़। M फेज़ माइटोटिक फेज़ दूसरी अवस्था है, ये इंटरफेज़ की ही है। फिर M फेज़ माइटोटिक फेज़, इसके अंदर प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़, वापस इसको आगे बांटा गया है। फिर पूछा जाता है कि कोशिका चक्र का जो क्रम होता है वो क्या होता है। वो होता है G1, S, G2 और M। ये एक स्पेशल क्रम होता है जिसमें कोशिका आगे से आगे विभाजित होती है। G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़, ये कोशिका के विभाजित होने का एक चक्र है, उसका क्रम है। G1, S, G2, M याद रख लेना है। एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और आपके भी यहाँ भी पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ। फिर आगे बात करते हैं, अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये PYQ है और मैंने वहाँ से उठा के यहाँ रखा है कि कैल्शियम आधारित काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम होता है वो कोशिका चक्र की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। कैल्शियम आधारित काइनेज एंजाइम है वो कोशिका चक्र की क्या करता है, गतिविधियों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है कोशिका विभाजन के प्रकार। क्या आता है, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करेंगे। देखो जो मेरे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ और यहाँ से लगभग आपको सेकंड ग्रेड के अंदर एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला है असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस कहते हैं जिसको। अमाइटोसिस, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट रीमेक ने की थी, ये ध्यान रखना है आपको। प्रोकैरियोटिक जीवाणु, प्रोटोजोआ और निम्न श्रेणी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के रूप में ये पाया जाता है। केंद्रकीय पदार्थ का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का भी क्या होता है, विभाजन होता है, और कोशिका झिल्ली का भी विभाजन होता है। 2 पुत्री कोशिका निर्माण होता है। केंद्रकीय पदार्थ जो क्रोमेटिड्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रकाभ भी कहते हैं,
और फिर उसके अंदर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का होगा, सेल मेम्ब्रेन का भी होता है, और उसके अंदर क्या होता है, 2 पुत्री कोशिका या 2 डॉटर सेल का निर्माण भी होता है। फिर आता है समसूत्री विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समसूत्री विभाजन को आपको याद, देखो उसकी वापस जो एम फेज थी ना, इंटरफेज, ये 4 वाली अवस्था है ना, इनको आप पढ़ लेना। या मैंने नहीं लिख रखा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सेकंड ग्रेड में कभी बना नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। आपके पास नोट्स हो तो आप पढ़ लेना। फिर यहाँ से समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं माइटोसिस भी कहा जाता है, और माइटोसिस की खोज किसने की थी, FW फ्लेमिंग ने की थी, या माइटोसिस शब्द भी किसने दिया था, FW फ्लेमिंग ने दिया था। फिर इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कोशिका विभाजन, इनडायरेक्शनल सेल डिवीजन भी कह जाते हैं, अडायरेक्शनल, ठीक है। फिर उसको क्या कहते हैं, कायिक कोशिकाओं में, ये जो पाया जाता है वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा, समसूत्री विभाजन। इसके फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिका, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, मात्र कोशिका के समान रहती है। गुणसूत्रों की संख्या में समसूत्री विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। 2 पुत्री गुण कोशिकाएँ बनती है, उन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो गुणसूत्र मदर सेल के समान रहते हैं, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसकी खोज पादपों के अंदर स्ट्रासबर्ग ने की थी, और जंतुओं में किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, और फ्लेमिंग ने माइटोसिस वर्ड भी दिया था। पादपों में समसूत्री विभाजन विभजितक कोशिकाओं में होता है, रूट एपिकल है या सूट एपिकल है, जो विभजितक की कोशिकाएँ होती है उसके अंदर मेरिस्टम सेल्स होती है, उसके अंदर ये जो माइटोसिस होता है वो पाया जाता है, वो होता है। फिर समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, किसके अंदर होता है, कायिक कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन की क्रियाविधि कितने होता है, 2 स्टेज होते हैं इसके अंदर। एक होता है केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस जिसको कहा जाता है, केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है जिसको। फिर इसके अंदर 4 अवस्था इसकी होती है। 4 अवस्था स्टेज कौन कौन सी होती है वो आपको याद रखना है। एक होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये 4 प्रकार का जो माइटोसिस होता है ना, उसके अंदर ये 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर प्रोफेज होती है वो सबसे लंबी अवस्था होती है, इसमें प्रत्येक गुणसूत्र में लंबवत क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड्स में विभाजित हो जाता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। विभाजित तो हो जाता है लेकिन सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ रहता है। फिर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इनको आपको याद रखना है, जो कैरेक्टर है वो याद रखना है कि केंद्रक व केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका न्यूक्लियस है, वो दोनों क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्रों का सबसे अच्छा अध्ययन किया जाता है कौन सी अवस्था के अंदर होता है, प्रोफेज अवस्था के अंदर लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और तर्कु तंतुओं का निर्माण भी यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तर्कु तंतुओं का निर्माण यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं मेटाफेज। केंद्रक झिल्ली पूर्णतः यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। मेटाफेज के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो पूर्णतः क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। गुणसूत्र अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर सहित मेटाफेज स्टेज पर व्यवस्थित हो जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेटाफेज स्टेज के अंदर गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर सहित कहाँ पे आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं। तर्कु तंतुओं का निर्माण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन, मतलब आकारिकी का अध्ययन तो एनाफेज के अंदर होता है, लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किसके अंदर होता है, मेटाफेज के अंदर किया जाता है। ये आप ध्यान रखना। आकारिकी एनाफेज, जिसमें आकार में मतलब VLJI जो बनती है ना स्ट्रक्चर, जो गुणसूत्र की स्ट्रक्चर होती है, उनकी आकारिकी का अध्ययन किया जाता है वो एनाफेज के अंदर। मॉर्फोलॉजी का अध्ययन मेटाफेज के अंदर किया जाता है। ये RBSc बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, एनाफेज के अंदर किया जाता है। और ये अध्ययन की आकारिकी अध्ययन की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, एनाफेज होती है। और मॉर्फोलॉजी के अध्ययन की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी होती है, मेटाफेज होती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है एनाफेज। दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। गुणसूत्रों की आकृतियाँ, ये गुणसूत्रों की आकृतियाँ VLJI जो भी आकृतियाँ होती है गुणसूत्र की, जो स्ट्रक्चर बनती है, जो उनकी आकृति बनती है, उसको एनाफेज के अंदर उसका स्पष्ट अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र की आकृति का सबसे अच्छा अध्ययन किसके अंदर होता है, एनाफेज के अंदर होता है। और गुणसूत्र की मॉर्फोलॉजी का सबसे अच्छा अध्ययन किसके अंदर होता है, मेटाफेज के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर टीलोफेज।
ये सबसे अंतिम अवस्था होती है। गुणसूत्र अकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं और केंद्रक कला और केंद्रिका पुनः यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। तर्कु तंतु यहाँ से क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तर्कु तंतु यहाँ से निर्माण हुए थे, यहाँ पर तर्कु तंतुओं का निर्माण पूर्ण हुआ था और जहाँ मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आ गई थी, टीलोफेज के अंदर तर्कु तंतु क्या हो गए थे, लुप्त हो गए थे, वहाँ से गायब हो गए थे। फिर आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका प्लेट मेथड द्वारा होता है, सेल प्लेट मेथड द्वारा होता है। और जंतु कोशिका के अंदर खांच विधि या विदलन विधि के अंदर के द्वारा जंतु कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उसके बाद समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का क्या महत्व रहता है कि ये कायिक कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत व पुनर्जनन तथा घावों को भरने में सहायक होता है। तो ये जो मरम्मत वगैरह या पुनर्जनन, जो डेड सेल है, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, डेड तो मृत हो जाती है, लेकिन जो घाव लगे हुए हैं उनमें वापस मरम्मत करनी है उनकी, तो उनके अंदर कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका जो मदर सेल है उसके समान रहती है, उसके इक्वल रहती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में समसूत्री विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर माइटोटिक विष कोशिका विभाजन को रोकते हैं। तो माइटोटिक विष कोशिका विभाजन को रोकते हैं, एजाइड और साइनाइड प्रोफेज को रोकते हैं। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन एक एल्कोलॉइड होता है, क्या होता है, एल्केलॉइड है। कॉल्चिसिन ऑटमनेल पादप से प्राप्त होता है जो मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण का संदमन करता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन कॉल्चिमकम ऑटमनेल एक प्लांट है, वहाँ से ये प्राप्त होता है और मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोकने का कार्य करता है। मेटाफेज का संदमन करने का कार्य कौन करता है, कॉल्चिसिन करता है। कॉल्चिसिन एक पुष्पीय पादप है। पुष्पीय पादप लिलिएसी कुल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना कि ये कौन से कुल, कौन सी फैमिली से संबंधित है, लिलिएसी से संबंधित है। और कॉल्चिसिन एक एल्केलॉइड है, क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एक क्या है, एल्केलॉइड है, एक एल्केलॉइड पदार्थ है जो कॉल्चिकम ऑटमनेल प्लांट से प्राप्त होता है। मेटाफेज अवस्था के अंदर स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण को रोकता है, पुष्पीय प्लांट लिलिएसी से संबंधित होता है। फिर समसूत्री विभाजन में मेटाफेज अवस्था में यूकैरियोटिक गुणसूत्र अधिकतम संकोचन होता है। समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में यूकैरियोटिक गुणसूत्र में अधिकतम संकोचन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से जो था वो पढ़ लिया है और अगला जो बात करेंगे अगले वीडियो में वो करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।